सबसे पहले मेरे सभी प्यारे बच्चों और सभी देशवासियों को आज के लिए यानी कि गणतंत्र दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। सबसे पहले आप सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स पे प्यार से कमेंट करो, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी बच्चे पहले नीचे कमेंट करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना स्टार्ट करना। ठीक है, कर दिए कमेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 150 एमसीक्यू क्वेश्चन 5 सेट में बताने वाला हूं। और पहले ही हम बोल दे रहे हैं, ये वीडियो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट, यूके बोर्ड के स्टूडेंट और इसके अलावे वो सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो यानी बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है तो कुछ दिन बाद जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, उन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को देखना है, सभी बोर्ड के स्टूडेंट लोगों को देखना है। ठीक है, चलो तो बेझिझक आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कोई भी आपका स्ट्रीम है, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है तो जरूर देखना। ये सेट नंबर 3 है। सेट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, उसको आप इकोनॉमिक्स 12th का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 5-5 नंबर का क्वेश्चन दे चुके हैं हम, साथ ही साथ मैराथन का क्वेश्चन हम दे चुके हैं। ये हम लोगों का एमसीक्यू का लास्ट सेट होने वाला है। अगर आप इतना कर लेते हो और इससे पहले जो 2 एमसीक्यू करवाए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो कर लेते हो और मेरा 1 शॉट वीडियो किए हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स में 90 to 95% आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते, एक एक करके सारा एमसीक्यू हम बताएंगे और आगे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को देते जाएंगे, वो सब भी आप लोग जरूर बनाते हुए चलोगे। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखो जी, तो सबसे पहले ये हम लोगों का सेट नंबर 1 है। हम आप लोगों को बोले हैं टोटल हम आप लोगों को जो है वो 5 सेट में वीडियो को बताएंगे। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है और ये हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला गया है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्गत हुआ है। यानी माइक्रो विच मीन्स स्मॉल, इच डराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोगों का ग्रीक भाषा से आया है। और याद रखोगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेगनर फ्रिश ने बांटा था। किसने बांटा था? रेगनर फ्रिश ने बांटा था बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र को। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को बोल रहा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, सॉरी अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण से संबंधित है, ये मार्शल ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। याद रखना, एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, वेल्थ ऑफ साइंस के बारे में कहा था इसने। ठीक है, याद रखोगे, वेल्थ ऑफ साइंस, एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र के जनक का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, एन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड, तीनों में किया जा सकता है। पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम लोगों का होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो भाई बाबू, कंज्यूमर एक आदमी होता है, उपभोक्ता एक आदमी होता है ना। और एक आदमी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समसीमांत उपयोगिता नियम के विचारक के मूल प्रतिपादक कौन थे? हु वाज द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। हम आप लोगों को कई बार पढ़ाए हैं कि एच एच गोसेन ने 2 नियम बताया था। सबसे पहला नियम था उसका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा नियम था सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये गोसेन साहब का दूसरा नियम है। और अगर क्वेश्चन में पूछता कि पहला नियम क्या है गोसेन का, तो याद रखोगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आगे
उपयोगिता की माप की जा सकती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो उपयोगिता को मुद्रा में यानी कि मनी में मापा जा सकता है, और जो यूटिलिटी होता है उसको मेजरमेंट यूनिट यूटिल होता है। आगे, जब सीमांत उपयोगिता, हमको पहले इसको ग्राफ में बता के दिखाना होगा आप लोगों को, रुक जाओ। हाँ, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टोटल यूटिलिटी। हम कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन ग्राफ में, हम आप लोगों को कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाए हैं, एक बार और पढ़ा दे रहे हैं, एक बार और देख लेना। ये होता है टोटल यूटिलिटी, नीचे वाला होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर बात है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव हो गया, तो टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है? घटने लगता है, यानी कि स्टार्ट डिक्लाइन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? विथ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी द डिमांड ऑफ टी। तो देखो, चाय और कॉफी जो होता है ना, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। कौन सा गुड्स है? कंप्लीमेंट्री गुड्स है, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यानी कि अगर कॉफी का दाम बढ़ रहा है तो लोग कॉफी नहीं पिएगा, कॉफी के जगह चाय पिएगा, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोगों को, किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है? फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स इज डिमांड इन इलास्टिक। मतलब किस तरीके का गुड्स जिसका कीमत बढ़ रहा है, घट रहा है, प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कुछ नहीं होगा। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं, यानी कि नेसेसिटी या नेसेसरी गुड्स, ठीक है, जरूरी जो सामान होता है उसके लिए। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड को इनमें से सब चीज इफेक्ट करता है, डिमांड को यहां से सब चीज इफेक्ट करता है। कृषि में मूलतः लागू होता है, मेनली एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर इज। तो एग्रीकल्चर में यानी कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ से कौन सा फॉर्मूला सही है, आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम कभी इसी फॉर्मूला से, अगर हम आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर कभी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो यहाँ पे हम लोग जो ये फॉर्मूला अभी लिखे हैं, इसके बेसिस पे हम लोगों को जो है वो राइट फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे पकड़ना है। क्लियर बात है। तो एक बार मैच करो, तो यहां से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, जल्दी देख के बताओ कौन सा ऑप्शन यहां से सही दिख रहा है, जल्दी। कौन सा ऑप्शन सही दिखा? ऑप्शन नंबर सी सही दिखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाजार में एआर वक्र एक्स के समानांतर होता है? इन विच मार्केट इज द एआर कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये होता है एक्स, ये होता है 0, ये होता है हम लोगों का वाई। तो एक्स के समानांतर होता है ये, जहां पे एआर बराबर होता है एमआर का। और ये किस तरीके का बाजार में होता है? ये होता है हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। और बाकी जो दो बाजार है उसमें इस तरीके से हम लोगों का ग्राफ बनता है। एआर बड़ा होता है किससे? एमआर से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है? एकाधिकार का क्या विशेषता होता है? चलो देखते हैं, एकाधिकार का क्या विशेषता होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। पहला, फार्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, गलत बात है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, नहीं होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म, फार्मों के प्रवेश और छोड़ने पर आजादी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एक विक्रेता और अधिक क्रेता। सिंगल सेलर इन लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है? अभी तो हम लोग पढ़े थे, किस बाजार में होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फार्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन है हम लोगों का कि हम लोगों का जो हम लोग का जो मार्जिनल कॉस्ट हो वो हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। और दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे।
यह संतुलन का दूसरा शर्त होता है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? इनके लेखक हैं जे एम्किंस। अब आप हमको कमेंट करके ये बताओ कि जे एम्किंस साहब ने इस बुक को कब लिखा था। हमको डेट कमेंट करके बताना, क्योंकि डेट आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे अर्थव्यवस्था में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? विच इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने बांटा था। माइक्रो और मैक्रो को रेगनर फ्रिश ने बांटा था। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो हम लोगों का यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, आगे बोल रहा है हम लोगों को शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी, कुल घरेलू उत्पाद से यानी कि एनडीपी देन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम लोग को ये बोल रहा है कि जो एनडीपी होता है वो हम लोगों का जीडीपी से क्या होता है? जो हम लोगों का एनडीपी होता है वो हम लोगों का जीडीपी से क्या होता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो सिंपल सा बात है ना जी, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है ना? हाँ या ना बोलो, समझ में आया मेरा बात कि नहीं समझ में आया? फिर से समझाएं। अगर मान लो कि जीडीपी मान लो 9 करोड़ था, सॉरी जीडीपी मान लो 90 करोड़ है और डेप्रिसिएशन मान लो 10 करोड़ था, घटा दिए तो घटा करके ये कितना आया? 80। यानी कि हमेशा जो एनडीपी होगा, क्या होगा? एनडीपी वो हमेशा कम होगा रे बाबा जीडीपी से। जीडीपी में डेप्रिसिएशन जुड़ा रहता है तो जीडीपी ज्यादा रहेगा। एनडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है एनडीपी हमेशा कम होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रे बाबा। समझ में आया गणपत? समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अगर मान लो 15 अप्रैल 2024 को हम लोगों के बैंक के खाते में 25,000 रुपया जमा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? स्टॉक बोलोगे, प्रवाह बोलोगे, निवेश बोलोगे या उपयोग बोलोगे? सर ये जो 25,000 रुपया है ये मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो जो पैसा पड़ा होता है, जो चीज एक जगह रखा हुआ है सर उसको स्टॉक बोलते हैं सर जी। क्या बोलते हैं जी? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? मनी इज व्हाट मनी डज, हुज डेफिनेशन इज दिस? किसने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज? तो ये चिल्ला चिल्ला के हार्टले विदर्स ने कहा था। किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और ये देखो एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बाबू आरबीआई को कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1935 को। और अगर पूछे कि आरबीआई को कितना रुपया से बनाया गया था तो बोल देना 5 करोड़ रुपया से। कितना से? 5 करोड़। इजी क्वेश्चन। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? हु इशूड द 1 रुपी नोट इन इंडिया? अरे सर इंडिया में 1 रुपया का नोट। सर अगर 1 रुपया का नोट को छोड़ के अगर कोई भी नोट होता, जैसे सर 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट, तो ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता। किसका? 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट और 500 का नोट, ये आरबीआई छापता। लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का, ये जो नोट होता है उसको छापता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? हाँ जी, फॉर्मूला पूछ रहा है यहां से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो याद रखना हमेशा हम जब कभी भी एमपीसी में एमपीएस को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा। क्योंकि देखो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एमपीसी 0.6 दिया होगा तो 100% उस क्वेश्चन में एमपीएस का वैल्यू 0.4 ही आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के 1 के बराबर आएगा। या नहीं तो फिर अगर किसी क्वेश्चन में एमपीएस का वैल्यू 0.8 दिया है तो 110% की एमपीसी का वैल्यू जो है वो 0.2 ही आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इज इट क्लियर? तो आप इसका आंसर याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर कभी पूछे कि एमपीसी का वैल्यू कितना आता है तो बोलना कि एमपीसी 0 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 1 से छोटा रहेगा।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखोगे। क्लियर है? चलो आगे। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त ईयर, इनकम टैक्स ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों का जो है उपहार कर, गिफ्ट टैक्स आता है, आयकर, इनकम टैक्स आता है, सेल टैक्स नहीं आता है क्योंकि सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बी और सी, ए और बी हम लोग का दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। तो एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्ञात मदे यानी कि नॉन आइटम आता है, नॉन आइटम, ज्ञात मदे, ज्ञात मदे, ज्ञात, अननोन आइटम का तो पता नहीं, विजिबल आइटम, इनविजिबल दोनों आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्यापार संतुलन के अंतर्गत द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड, एक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहा है यानी कि बीओटी, तो बीओटी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात को दिखाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो सेट 1 में 30 क्वेश्चन था, हम 33 क्वेश्चन करके 3 सेट देंगे, ये इसका आंसर की है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लेना, लेकिन हाँ याद रखना जरूरी नहीं है कि आंसर की सही है हो, तो कोई कोई आंसर की शायद मिसप्रिंट के वजह से गलती हो सकता है, लेकिन ऊपर जो हम क्वेश्चन टिक मार रहे हैं ना वो सही है। क्लियर बात है? और इन सब का पीडीएफ हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करने से ज्यादा जरूरी थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा सीखना है, तो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सीख लो। क्वेश्चन में हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग सेट 2 पे। किसमें? सेट 2 पे। तो 30 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया कंप्लीट। निम्न, अच्छा पढ़ के मजा आया कि नहीं? क्या कोई क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करो, और मजा आया तो भी नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मजा आया, क्योंकि आप जितना कमेंट करते जाओगे हम उतना मोटिवेट होते जाएंगे। तो पहले कमेंट करो कि यस सर सेट 1 समझ में आ गया, नेक्स्ट सेट में बढ़ रहे हैं, यस सर। नीचे थंब जरूर दो, एक पिंक कलर का दिल का शेप जरूर भेजो। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया में उत्पादन, प्रोडक्शन आता है, उपभोग, कंजम्पशन भी आता है, विनिमय, एक्सचेंज भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बाय हुम आर इंपोर्टेंट डिसीजंस मेड इन ए मिक्स्ड इकोनॉमिक्स? तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन होगा, इंपोर्टेंट डिसीजन, निर्णय, वो सरकार यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। अच्छा यहाँ एक ड्राइंग है, यहाँ चित्र में मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों को बताना है। चलो पहले इस ग्राफ को हम समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखो। ग्राफ कुछ इस तरीके से, हम यहाँ एक फ्रेश ग्राफ बना रहे हैं, आप इसको देख लेना। यहाँ पे है क्वांटिटी ऑफ डिमांड और यहाँ पे लिखा गया है प्राइस। क्लियर बात है? यहाँ ग्राफ को पहले देखना, इस तरीके से हम लोगों का ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गंदरगोल हो गया जी। पहले मिटाना किसको था, ये मिटा क्या? देखो हम पहले दिखा रहे हैं आप लोगों को, रुक जाओ। हाँ नोटिस क्या करोगे, यहाँ पे जो मांग, यहाँ देखो, यहाँ जो हम लोगों का मांग है यानी डिमांड, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस हम लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब है जब कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होता है लेकिन डिमांड में बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, मेरा बात समझ में आया? अरे क्या हो गया? कीमत में थोड़ा सा, कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया लेकिन डिमांड में जो है वो बहुत कम परिवर्तन आया, तो परिवर्तन हुआ है, तो इसको बोलेंगे इकाई लोचदार यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग बोलेंगे। आया बात समझ में कि दोनों बराबर है जी? तो बराबर लग रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के बदले, जैसे चाय और कॉफी, कंबल और रजाई, एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, एक दूसरे के बदले, तो ऐसे गुड्स को स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं।
और ऐसा गुड्स जो एक साथ यूज लाया जाएगा एक साथ, तो उसको पूरक वस्तु यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसे कि पेन और पेपर, इसमें जैसे क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे पेन और पेपर, गाड़ी और पेट्रोल, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है, जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग दीर्घकाल बोलते हैं। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। द टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इज कॉल्ड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोला गया है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, व्हाट इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो खुद भी काम करेगा और दूसरों को भी काम कराएगा, वो होता है मजदूर यानी कि श्रम। ठीक है, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा को पिघला के उसका आकार बदल देता है, ये खुद भी काम करेगा और दूसरे से भी काम करवाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया, हम इसको डायरेक्ट समझा रहे। अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 100 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 100 रुपया, और बोल रहा है अगर हम लोग का 10 क्वांटिटी हम लोग अगर सामान बनाए, क्वांटिटी 10, तो बोल रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताओ यानी एएफसी। तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट हो गया 100 और क्वांटिटी हो गया 10, तो इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट आ जाएगा हम लोगों का 10 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या है, राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। ठीक है, आगे यहां से एक फॉर्मूला पूछ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, निम्न में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट होता है हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, और ई डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी 1 से कम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूर्ति के लिए किसी समय अवधि का होना, एक टाइम पीरियड का होना जरूरी है। कीमत प्राइस होना चाहिए सामान का, बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर हम किसी सामान का पूर्ति कर रहे हैं यानी कि सप्लाई कर रहे हैं, तो एक समय होगा तब ना करेंगे, और कुछ दाम मिलेगा तब ना करेंगे। ठीक है, वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता है, यानी एक बेचने वाला है, तो उसको एकाधिकार बोलते हैं। द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर इज कॉल्ड मोनोपोली। अच्छा, बेचने वाला एक है तो मोनोपोली, खरीदने वाला एक होगा तो मोनोप्सोनी, और बेचने वाला दो होगा तो ड्यूपोली। ठीक है, और बेचने वाला बहुत सारा है, खरीदने वाला बहुत सारा है, तो परफेक्ट कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार प्रतियोगिता, जहां बेचने वाला ज्यादा होगा लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होगा। चलो आगे बोल रहा है किस बाजार में फार्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा, इन विच मार्केट इज द फार्म्स डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक, पूरा तरह से डिमांड कर बदल जाता है, वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है, व्हाट कैन ए मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। तो एक जो एकाधिकारी होता है वो एक समय में एक ही चीज को कंट्रोल करेगा, या तो वो केवल कीमत को कंट्रोल कर सकता है यानी प्राइस को, या केवल उत्पादन की मात्रा को, या तो ए या तो वो बी को कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में बोल रहा है या तो ए या तो बी। सही है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। वो पूरा दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड एज, तो बाजार में जो कीमत होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है और वो तुरंत बदलते रहता है। अल्पकालीन बाजार यानी शॉर्ट पीरियड मार्केट में मार्केट का दाम ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, आगे समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इनमें से किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बिल्कुल ये सब जो है वो हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, एन इंक्रीज इन द स्टॉक कैपिटल इज कॉल्ड। अगर हम लोगों का कैपिटल बढ़ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर कैपिटल घट गया डिक्रीज हो गया, अगर कैपिटल घट गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया बाबू लोग, डिक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका डेप्रिसिएशन बोलेंगे, कैपिटल डेप्रिसिएशन। ये दोनों याद रखना, बढ़ गया तो कैपिटल फॉर्मेशन, घट गया तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलो देखते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय किसको जोड़ते हैं। ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ इसको जोड़ते हैं और इसी बेस पे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी निकालते हैं। ठीक, मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं भाई इसको नहीं जोड़ा जाता है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी सेल्स एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, नहीं बिल्कुल नहीं। हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका फॉर्मूला? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है जब हम लोग ग्रोस, एक मिनट, हाँ, जब हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से घटा देते हैं डेप्रिसिएशन को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन में वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज इंक्लूडेड मोर देन वंस इन एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम। यानी जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी एक चीज का वैल्यू को एक से अधिक बार जोड़ दिए तो उसको हम लोग डबल काउंटिंग यानी कि दोहरी गणना बोलेंगे। और ये जीडीपी जब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से, कौन सा मेथड से? प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड, वेट वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तब वेट मेथड तब होता है और यानी कि उत्पाद विधि से जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तब ये प्रॉब्लम हम लोग को मिलता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करी? तो अभी पढ़े थे, हार्टले विदर्स ने कहा था, हार्टले विदर्स ने। ठीक है, मुद्रा का कार्य क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ मनी? क्या मुद्रा विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा? बिल्कुल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा देके कोई सामान ले सकते हैं? बिल्कुल। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू? बिल्कुल। क्या किसी सामान का दाम रुपया में तय होता है? बिल्कुल होता है। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? व्हाट आर द मेजर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक पैसा जो है वो सबसे लेता है, चालू खाता से भी लेगा यानी करंट अकाउंट से भी, बचत जमा सेविंग अकाउंट से भी, सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट से भी लेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये तो अभी अभी पढ़े थे हम लोग, भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ध्यान से सुनो, एक सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। चलो भाई इसका क्या क्या काम होता है देखते हैं। पहला, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर एजेंट और सलाहकार होता है, यानी बैंकर एजेंट एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, सरकार को जब भी जरूरत होगा ये जाके उससे एडवाइस लेगा। बैंकों का बैंक, बैंक्स ऑफ बैंक, बिल्कुल सही। इंडिया में जितने भी बैंक है उन सारे बैंकों को आरबीआई चलाता है। नोट जारी करना, इशुइंग नोट, बिल्कुल सही, भारत में नोट जारी करने का काम यही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्हेन वेयर 14 लार्ज शेड्यूल बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो 1969 को हुआ था। बाद में 1980 को जो है आगे जाकर के 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, आगे कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? When what on what does Keynesian theory of employment depend? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड पर है। इफेक्टिव डिमांड पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझा रहे। अगर एमपीसी का वैल्यू 0.5 है तो हमको निवेश गुणांक यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताओ। तो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक, तो 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू 0.5 यानी कि 1/0.5 यानी कि 1 बाय ये जो 0.5 है, जब इसको काट के ऊपर लेके एक जीरो डाल देंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी काट के हो गया 2
और यही हम लोगों का निकल गया आंसर। क्या निकल गया? आंसर। आहा, मजा आ गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात है? आया समझ में? हम कई बार बोले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। पूछेगा मतलब पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। निम्न में से कौन सा सरकार की पूंजीगत व्यय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? यानी यहां से कौन सा खर्चा गवर्नमेंट करेगा जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? तो यहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ सब होगा, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां से सब होगा हम लोग का, सब। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड जहां मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति बराबर हो वहां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? यानी कि बीओटी में जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें नहीं जाएगा, तो एक पक्षीय हस्तांतरण यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं जाता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। हो गया हम लोगों का सेट टू भी खत्म हो गया। ये इसका आंसर की है। अगर आपको देखना है तो आप जरूर देखना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं सारा क्वेश्चन? नहीं नहीं, पहले कमेंट करके बताओ प्लीज ना, प्लीज पहले कमेंट करके बताओ कि चैप्टर यूनिट 2 यानी कि सेट 2 आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अभी और 3 सेट बाकी है, बोर नहीं होना। ये लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट मेहनत है जो आपको एमसीक्यू का करना होगा, तो इसीलिए गिव योर 100%। ठीक है? कमेंट पसंद आया, सॉरी वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताओ, एक दिल वाला इमोजी भेजो जी। हाँ सर समझ में आ गया, ओके सर, ऐसे नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ऐसे बोलते जाओ तब ना मजा आएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेट पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? विच आर द ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग बिल्कुल किया जाता है। साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग बिल्कुल आता है। आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। नेम द कर्व विच शो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो उस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र, जो इस तरीके से बनता है। और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चा, नतोदर यानी कि अवतल होता है। बार बार इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, यानी कि कॉनकेव होता है। प्लीज याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, प्लीज 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 याद रखना इसको। ठीक है? आगे नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, कीमत या बजट रेखा का ढाल, द स्लोप ऑफ द प्राइस और बजट लाइन। इस तरीके का स्लोप बनता है बजट लाइन का, इस तरीके का स्लोप। तो बोल रहा है कि ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है वो हम लोगों का क्या दर्शाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है -px डिवाइडेड बाय पी वाई। क्लियर बात है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड? भाई क्या होगा जिससे हम लोगों का मांग यानी कि डिमांड या तो बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, या घट जाएगा डिक्रीज होगा। पहला कीमत, प्राइस। अगर कीमत बढ़ेगा या घटेगा तो क्या मेरा डिमांड नहीं बढ़ेगा या घटेगा? सर बिल्कुल घटेगा सर। आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, सर बिल्कुल मेरा इनकम कम या ज्यादा होगा, मेरा डिमांड कम या ज्यादा हो जाएगा। उपभोक्ता की रुचि, कंज्यूमर्स टेस्ट, बिल्कुल हमको कोई नया चस्का चढ़ गया, नया जोश चढ़ गया, हमको नया चीज चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को याद है, अभी जो है रील्स में बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, वो जी वो लड़की लोगों का है ना। अब कोई लड़की लोग है तो बाबू हंसना नहीं, वो जो लड़की लोग है, वो लड़की लोग नहीं, सर में जो एक तरीके का वो जो ये जो आया हुआ है जी, एक तरीके का क्या मफलर, ठीक है, जिसमें वो दाबने वाला है। अगर यहाँ पे वो लोग दाबेगी नीचे तो यहाँ पे ये बन्नी मतलब कान जैसे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और ये रील काफी ज्यादा फेमस है। अब इसके चक्कर में बहुत सारा लड़की लोग, बच्ची लोग जो है उस सामान को खरीद रही है। आया समझ में? तो इनमें से सभी होगा। तो नया फैशन आएगा तो डिमांड बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है, या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ये चित्र क्या दर्शाता है? ए बाप रे, इतना बड़ा चित्र ही बना दिए कि यहाँ ऑप्शन ही छूट गया। चलो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, हम बस आपको समझा रहे हैं। ये हम लोगों का कर्व है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे प्राइस है। देखो प्राइस उतना है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है।
लेकिन मेरा क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जा रहा है। यानी कि जब वस्तु के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसके मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो इसको पूर्णतः लोचदार मांग बोलते हैं, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड इसको बोलेंगे। क्लियर बात है बाबू लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट प्रोडक्शन फंक्शन। भाई फॉर्मूला पूछ रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या पूछ रहा है हम लोगों को यहाँ से? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सी। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस बाजार में AR MR के बराबर होता है? इन विच मार्केट AR और MR इक्वल टू ईच अदर, यानी इस तरीके से AR बराबर होगा MR का और ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ठीक है, चलो आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है किसका कथन है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हुज स्टेटमेंट इज दैट? इसने कहा था प्रोफेसर JB से ने कहा था। ठीक है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? इन विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड। किस बाजार में अलग अलग तरीके का वस्तु जो है वो पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है या परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान वस्तुएं पाई जाती है। क्या पाया जाता है? एक समान वस्तुएं, यानी कि होमोजीनियस गुड्स पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और की पूर्ति शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? अकॉर्डिंग टू whom द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी किसी भी गुड्स का जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई द्वारा तय होता है। ये किसने कहा था? ये हमारे मार्शल भैया ने कहा था। किसने कहा था? हमारे मार्शल भैया ने कहा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? ओ माय गॉड, इनमें से कौन सा करेक्ट है? चलो देखते हैं। पूर्णता लोचदार यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। सही बात है, ऑप्शन ए। एकाधिक अधिक लोचदार पूर्ति इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्या इसी को बोलते हैं अधिक लोचदार? सही है। पूर्णतः बेलोचदार यानी परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इनमें से सही, क्योंकि सब ऑप्शन सही है हम लोग का। फार्म के संतुलन का पहला शर्त अभी तो पढ़े MCMR के बराबर होना चाहिए। आगे लो जी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभी अभी तो हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, कौन सा सही है यहाँ से तनिक बताओ तो। एवरेज कॉस्ट, ओहो एवरेज कॉस्ट ना, तो राइट फॉर्मूला होगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करे या करता है? इन द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन अप टू विच स्टेज कुड ए रेशनल प्रोड्यूसर प्रेफर टू प्रोड्यूस, यानी किस अवस्था तक वो जो है वो उत्पादन करना पसंद करेगा। तो बात हो रहा है बाबू लोग अल्पकाल का। तो अल्पकाल में ना वो दूसरे 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 समय तक वो उत्पादन करना पसंद करेगा, यानी कि तब तक जब उसका लागत या तो कम होते रहे या लागत कांस्टेंट रहे। पहला में लागत कम होगा, दूसरा में लागत स्थिर होगा और तीसरा कंडीशन में लागत बढ़ेगा। तो वो दूसरा कंडीशन तक उत्पादन करेगा, लागत कम हो रहा है तब भी उत्पादन करेगा, लागत स्थिर है यानी फिक्स्ड है तो भी करेगा। लेकिन जब वो बढ़ना लगेगा ना लागत, तब वो प्रोडक्शन करना छोड़ देगा। तो दूसरा नंबर तक वो प्रोडक्शन करेगा, दूसरा स्टेज तक वो जाएगा, तीसरा स्टेज में नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जर्नल प्राइस लेवल इज स्टडीज। बाबू लोग जर्नल प्राइस का मतलब होता है ना सभी गुड्स का दाम, सभी सामानों का दाम, और सभी सामानों का सभी चीजों के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? आगे बोला गया है द्वि क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विच सर्विस आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। चलो देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में बोला ना बीमा, बैंकिंग, व्यापार, विनियोग, इन्वेस्टमेंट,
एक मिनट रुको जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? द्वितीय क्षेत्र ना, द्वितीय क्षेत्र में, हाँ इन्वेस्टमेंट विनियोग, ठीक है, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन। हाँ जी, लो फिर वही फॉर्मूला आ गया, क्या सही है? अभी तो पढ़े थे, ऑप्शन सी नंबर सही है इसका। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंड द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तृतीयक यानी कि टेरिटरी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। आगे किसने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? अरे बाप, कितना बार रिपीट होगा एक ही क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, साख गुणांक क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है आपके पास जो केस जमा है इंटू 1/केस रिजर्व रेशियो। इस फॉर्मूला को बाबू लोग याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई को कब बनाया गया? 1935 को। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नरसिम्हा कमेटी का संबंध बैंकिंग सुधार यानी बैंकिंग रिफॉर्म से है। उनको बैंकिंग सुधार का जिम्मा 2-2 बार दिया गया था। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड विच ऑफ द फॉलोइंग? इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। एमपीसी का वैल्यू क्या होगा? अभी समझाए थे कि जो एमपीसी का वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होता है, ठीक है। 0 से ज्यादा, 1 मिनट गलत बता दिए, एमपीसी का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगा एमपीसी, लेकिन 1 से हमेशा कम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फिस्कल पॉलिसी? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल होगा? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर शामिल होगा, करारोपण टैक्सेशन शामिल होगा, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट सब होगा। तो ऑप्शन डी हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में वित्तीय अवधि ये तो पढ़े हैं ना हम लोग, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। डायरेक्ट टैक्स यहाँ से कौन है? तो इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा यानी डिमांड और सप्लाई द्वारा होता है। भुगतान शेष का घटक कौन है? तो जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं यानी कि बीओपी बनाते हैं तो इसमें हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट यानी चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता यानी कि, एक होता है चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, दूसरा होता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो सिंपल बात है सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि 1 साल के दौरान किसी देश में जो दृश्य संपत्तियों का या दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात का जो अंतर है, यानी 1 साल के अंदर किसी भी कंट्री में जो विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है उसका डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेट 3 ये इसका आंसर की है, अगर आपको देखना है तो आप बेझिझक इसका आंसर की को आप देख सकते हो, ठीक है। चलो हो गया हम लोगों का सेट 3 कंप्लीट। सेट 2 ही हुआ है कैसे जी? ऐसे कैसे मिसप्रिंट हो गया होगा? सेट 3 सेट पढ़ लिए ना? 1 मिनट, हाँ थोड़ा चेक करते हैं, हाँ कैसे ऐसे हो गया, मिसप्रिंट हो गया है क्या? देखते हैं, 3 सेट पढ़े ना? एक ये सेट पढ़ लिए हम लोग, एक ये पढ़े, एक ये पढ़े। ये सच में 2 ही सेट पढ़े क्या? हाँ एक ये हो गया, हाँ ठीक तो है ना, 3 सेट हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ठीक है चलो। हम बोले इतना लेट हो गया अभी तक 3 सेट नहीं खत्म हुआ है क्या? ये मिसप्रिंट हो गया है रे बाबा, इसको चौथा सेट मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे इसको हम लोग? 4th सेट। ये हम लोग का तीसरा नहीं है, ये हम लोग का 4th सेट होगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हमको पता है एडम स्मिथ। आप हम 2 क्वेश्चन यहां से पूछ रहे हैं। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था, क्या लिखा था? एक किताब, यानी एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखा गया था। आप उसका नीचे कमेंट करके बताओ आंसर। और दूसरा दूसरा वो बुक किस साल लिखा गया था? ये 2 क्वेश्चन हमको कमेंट करके बताओ। और कमेंट ऐसा करना, सर सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऐसे करके लिखना। जिसका आंसर आएगा हम उसका आंसर को पिन करेंगे, जिसका आंसर आएगा हम उसका आंसर को पिन करेंगे, क्योंकि हमको भी तो देखना है ना
कि यहाँ तक कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हो, कौन स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखे भी या नहीं देखे। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन मार्शल ने दिया था, मानव कल्याण संबंधी विचारधारा मार्शल ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मनी यानी कि मुद्रा जो है इसका साधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, साधनों का कुशलतम उपयोग, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक आर डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो कीमत जो है वो हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में देखा जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना यानी कि लाभ कमाना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दिखाएगा। नेम द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। आगे यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन का प्रथम नियम कौन सा है? विच इज क्वेश्चन फर्स्ट लॉ अभी पढ़े। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये क्वेश्चन का पहला नियम है, और सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये क्वेश्चन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, आगे जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी। वो जो फोटो हम बनाए थे, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। जो जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 यानी कि 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फॉर्मूला पूछ रहा है बजट या कीमत रेखा का ढाल, द स्लोप ऑफ प्राइस या बजट लाइन। इस तरीके का स्लोप होता है। फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्स बाय पी वाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हिक्स और एलन ने दिया था। और अगर कार्डिनल पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा? कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर गणनवाचक बोलेगा तो आप याद रखना ये मार्शल ने कहा था। ठीक है, दो चीज है यहां से जो आपको याद रखना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? गोसेन, जो गोसेन का पहला नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है जर्नली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का जर्नली स्लोप जो होता है वो ऐसे होता है, यानी से बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिव स्लोप होता है। क्या होता है बाबू लोग? नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल बनाता है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, विथ रेज इन प्राइस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स। क्वेश्चन में हम लोगों को यह बोल रहा है कि अगर हम लोगों का गिफिन वस्तु है, कौन सा वस्तु? गिफिन वस्तु। अगर उसका कीमत बढ़ जाएगा, तो अगर कीमत बढ़ जाएगा ना तो गिफिन वस्तु का मांग बढ़ जाता है। इसीलिए तो गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। आगे, मांग में कमी का क्या कारण है? व्हाट आर द रीजन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा जिससे आपका डिमांड कम हो जाए? आय में कमी, फॉल इन इनकम। अगर आपका आय घटेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा, बिल्कुल घटेगा। क्रेताओं की संख्या में कमी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स। अगर बायर घट जाएगा तो डिमांड घट जाएगा, बिल्कुल सही। उपभोक्ता की रुचि में कमी, डिक्रीज इन कंज्यूमर टेस्ट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांग का लोच जो होता है वो किस तरीके का लोच को बताता है? वो बताता है गुणात्मक, यानी एक मिनट, मांग की लोच, मांग का नियम क्वालिटेटिव होता है, मांग की लोच मात्रात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन में बोलता मांग का नियम, याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोलता कि मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके के चीज को बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, तब आप बोल देना ये। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। लेकिन मात्रात्मक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कितना चेंजेस आया है। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है, द डिमांड ऑफ लग्जेरियस गुड।
इनका जो मांग होता है वो पूरा तरीके से लोचदार होता है, यानी इसका जो मांग है वो पूरे तरीके से बदल जाता है, अत्यधिक लोचदार, हाई इलास्टिक होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मुद्रा यानी मनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंध है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से होता है। एक मिनट, परिवर्तनशील बोल रहा है ना, परिवर्तन का दीर्घकाल से, सॉरी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दीर्घकाल से संबंधित होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। एक मिनट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, वेरिएबल ना, अट्रे, वेरिएबल अल्पकाल से होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से होता है। आगे, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये तो जेबी से ने कहा था, मनी क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन जीडीपी कैलकुलेटेड? सब ये तीनों विधि होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट मेथड, इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड, यानी कि उत्पाद विधि इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अरे यार कितना बार आएगा यही क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन। बोला गया है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक इज एस्टैब्लिशेस? इसको बनाया गया था 1944 को, और उसमें दो चीज बनाया गया था, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स नाम का जगह में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको बोला जाता है। उस समय वर्ल्ड बैंक का नाम था, हम लोगों का वर्ल्ड बैंक का नाम था आईबीआरडी, रीजनल आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय बैंक करके इसका एक नाम हुआ करता था। अल्पकाल में क्या बोला गया? अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को हानि होती है जब ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म सफर लॉसेस व्हेन, उसका लॉस उसको तब होगा जब वो गुड्स का जो प्राइस है वो उसके एवरेज कॉस्ट से भी कम रख देता है प्राइस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? तो अभी बताए थे, होमोजीनियस यानी एक समान वस्तुओं का निर्माण करती है। एकाधिकार में फार्मों की कुल संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी फार्म्स देयर इन मोनोपोली? मोनोपोली में एक होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर हम लोगों को बोल रहा है, अगर एमपीसी का वैल्यू 0.4 है तो एमपीएस का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो फॉर्मूला बताए थे हम आप लोगों को कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालने बोला एमपीसी, तो एक काम करो, एमपीएस बोला, एमपीएस यहीं छोड़ दो, 1 माइनस एमपीसी को उधर भेज दो, तो 1 माइनस एमपीसी कितना है? 0.4, तो घटेगा तो 0.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे एम किन्स, जे एम याद रखना, जे एम किन्स, ठीक है, जे एन नहीं बोलना। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें एक 500 और 1000 का नोट को बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, उत्पाद इनडायरेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स ये हम लोग का डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये हम लोगों का सेट 4 का आंसर की है, अगर आपको देखना है तो अनडाउटेडली आप इसका आंसर देख सकते हो। तो यहां हम लोगों का सेट 4 हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेट 5 में। ठीक है, और आंसर की में हम बार बार बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ आंसर गलत हो, तो हम जो टिक मार रहे हैं उसको आप लोग जरूर देखोगे। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे, और लास्ट सेट है, 30 क्वेश्चन यहां से करेंगे और हम लोगों का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। अब तक हर चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ते आए हो, इसको भी अच्छा से आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? अभी हम बताए थे एक जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो ऐसे गिरता है। ठीक है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे,
बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यक्तिगत इकाई बिल्कुल, छोटे छोटे इकाई बिल्कुल, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण बिल्कुल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट बिल्कुल सही, स्मॉल यूनिट बिल्कुल सही, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन बिल्कुल सही। इंडिविजुअल छोटे छोटे चीज को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यहां से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो तीनों ही अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या होता है। बोल रहा है विच आर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, ये सब जो है वो इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है। आमतौर पर एक उदासीनता वक्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, और ये मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है, जिसको बोलते हैं उन्नतोदर। उन्नतोदर इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। याद रखना कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीसी और आईसी इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, हम बार बार आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहे हैं। आमतौर पर मांग वक्र का ढाल यानी कि जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे गिरता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब किसी वस्तु का प्राइस यानी कि कीमत बढ़ता है तो उसका डिमांड जो है वो घटने लगता है, और कीमत घटता है तो डिमांड बढ़ने लगता है, इसलिए ये नेगेटिव की ओर गिरता है। ठीक है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, उपयोगिता का संबंध किससे होता है? मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो जो आवश्यक वस्तु होती है यानी कि ऐसी वस्तुएं जो वस्तुओं हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो आवश्यक वस्तुओं में जो मांग की लोच होता है वो इकाई से कम होता है। डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स में लेस देन यूटिलिटी यानी कि आवश्यकता जो होता है वो कम होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में उत्पादन फलन में उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पादन के साधनों का फलन है। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक लागत में शामिल है? सामान्य लाभ मौद्रिक लागत का आता है, स्पष्ट लागत भी हिस्सा है, निहित लागत भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट? तो मनी कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट भी आता है, एक्सप्लिट प्रॉफिट और इम्प्लिट प्रॉफिट दोनों आता है, तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत का मतलब होता है ऐसा लागत जो उत्पादन बढ़े चाहे घटे या उत्पादन शून्य हो जाए तो भी ये बदलने वाला नहीं है। तो बोल रहा है स्थिर लागत नहीं है, बोल रहा है तो कच्चे माल की लागत, क्योंकि ये जो कच्चा माल है ये कम ज्यादा होते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है अगर किसी गुड्स का प्राइस 5% चेंज हो गया और उसका सप्लाई जो है हम लोग 6% बढ़ा दिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू जो सप्लाई बढ़ा उसको ऊपर लिखो, जो प्राइस बढ़ा उसको नीचे लिखो, इसको डिवाइड कर दो तो 1.2% आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे यहाँ बोल रहा है हम लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन पे इन शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन सफर लॉसेस व्हेन, ये तो अभी पढ़े थे। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को हानि कब होगा? जब वो अपना प्राइस को कम रख देगा, किससे? एवरेज कॉस्ट से, तब उसको लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि अगर किसी बाजार में डिमांड को डी और सप्लाई को एस, यानी मांग को डी से और पूर्ति को एस से डिनोट किए, तो कीमत का निर्धारण वहां होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा। एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति, यानी अगर बाजार में किसी वस्तु का बहुत ज्यादा पूर्ति कर दिए हैं तो उस वस्तु का कीमत बाजार में कम करना होगा। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड्स इज, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसका प्राइस को हम लोग को फॉल यानी कि डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है
फार्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकासी की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा किसके बराबर होगा? यानी अगर बाजार में कोई भी फार्म अपने मर्जी से आ रहा है और अपने मर्जी से फार्म को जा रहा है, तो उसमें जो उसका कीमत होगा हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। यहाँ एक फॉर्मूला, ये ड्राइंग को ठीक से देखने बोल रहा है। ये देखो, कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन डिमांड में परिवर्तन आ रहा है। किसमें परिवर्तन आ रहा है? डिमांड में परिवर्तन आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमांड में परिवर्तन आ रहा है, कीमत में कुछ नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग ढूंढो तो ऑप्शन में, पूरी तरह से अरे भाई ऑप्शन बी में एक ही चीज लिख दिया, पूर्णतः लोचदार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः लोचदार होगा। एकाधिकार फार्म में फार्मों की संख्या, मोनोपोली में एक ही फार्म होता है हम लोगों का। ठीक है, आगे बोल रहा है कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कोल्ड? अब देखो, फिक्स्ड कैपिटल घट रहा है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, अभी ऊपर में समझाए थे। बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फार्में हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दो फार्में हैं तो द्विअधिकार बोलते हैं। द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली टू फार्म उसको बोलते हैं ड्यूपोली। क्या बोलते हैं? ड्यूपोली। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है? यहां से किसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं? विनिर्माण को। विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। माइनिंग, एक मिनट, माइनिंग नहीं है ना, माइनिंग होता है तो उसको प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, माइनिंग को प्राइमरी सेक्टर। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक जो मौद्रिक नीति होता है उसका संबंध खुले बाजार में प्रचलित होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कमर दुखने लगा जी। किनीसियंस गुणांक किसके बीच संबंध स्थापित करता है? किनीसियंस मल्टीप्लायर एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किनीसियंस मल्टीप्लायर जो है वो इन्वेस्टमेंट और इनकम, यानी कि निवेश और आय के बीच संबंध बताता है। फॉर्मूला देखो ना, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, जहां डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम, ठीक है, और डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? तो आय और निवेश के बीच संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बोला गया है कि गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में मध्यवर्ती वस्तु है? सब में गेहूं यूज होगा। ठीक है, गेहूं सब में जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स का काम हम लोगों का इसमें करेगा। आगे, कुल मांग का मुख्य घटक है। कुल मांग का जो है इनमें से कौन एक मुख्य घटक है? द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। किसमें? इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों को बनाने के लिए दिया है, इसको समझना। अगर एमपीसी का वैल्यू 0.5 है, हम पहले लिख लेते हैं। हाँ, अगर हम लोग का एमपीसी का वैल्यू 0.5 यहाँ पे दे दिया और बोल रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ था, यानी कि डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 करोड़ था। कितना था? 100 करोड़। तो जो इनकम इकोनॉमी में आया है उसको हम लोगों को बताने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, चलो बनाते। इसको एकदम अच्छा से समझना, इत्मीनान से समझना, बहुत इजी है। देखो सुनो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है। क्लियर? तो 1/1 माइनस MPC का वैल्यू है 0.5। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/0.5 हो जाएगा। अब जब ये 1/0.5 हटेगा तो ऊपर 1 इंटू 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये 10 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट हटाएंगे तो ये हम लोगों का, एक मिनट, 10 था ना ऊपर में, 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2। यानी इतना समझ लो कि हम लोगों का के का वैल्यू निकल करके आ गया 2 करोड़। के कितना निकल करके आ गया? 2 करोड़। अब ध्यान से सुनो, अभी तो सिर्फ के आया है, हमको के थोड़ी निकालने बोला था, हमको तो जो इनकम में चेंजेस आया है उसको बताना था ना। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों का? फॉर्मूला होता है हम लोगों का के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होगा। क्लियर बात है?
तो अब एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ से डेल्टा वाई निकालेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई होगा या नहीं होगा? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो इस हिसाब से अगर इसको तोड़ेंगे तो के हम लोग का कितना आया था 2 करोड़ इंटू डेल्टा आई हम लोगों का ऊपर कितना दिया है 100 करोड़ दिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 200 करोड़ आ जाएगा। कितना करोड़? 200 करोड़ हम लोगों का आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या था, सिंपल बात है, अगर एमपीसी 0.5 है और शुरू में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 100 करोड़ था, तो बताओ कि इनकम में यानी कि चेंज इन इनकम जो डेल्टा आई जो है वो कितना होगा? तो डेल्टा डेल्टा वाई कितना होगा इनकम, तो निकाल दिए, पहले के का वैल्यू निकाले फिर फॉर्मूला में डाल के उसको कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। प्लीज न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर से जरूर देख के जाना, प्लीज, बार बार हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, मांग की कमी के लिए कौन सा सही उपाय है? अगर मान लो मांग कम हो जा रहा है, कमी की मांग यानी कि मांग अगर कम हो जा रहा है तो किस तरीके से उसको जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं? तो ये दोनों ही तरीका हम लोग अपना सकते हैं। विच वन इज करेक्ट मेजरमेंट डिफिशिएट डिमांड, ये दोनों ही तरीका को अपनाया जाता है जिससे डिमांड बढ़े। 27 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जरूरी है या महत्वपूर्ण है? तो सबसे अच्छा बजट होता है घाटे का बजट। कौन सा बजट? घाटे का बजट सबसे अच्छा सही माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक? वो कंट्री जो अभी डेवलप हो रहा है जैसे इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए डिफिशिएट बजट यानी घाटे का बजट सही माना जाता है। ठीक है, आगे, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियां नहीं बनाती उसे क्या कहते हैं? यानी सरकार पैसा तो खर्च कर रहा है लेकिन बदले में इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है, वो राजस्व व्यय कहलाता है। एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आपका रेवेन्यू डिफिशिएट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डिफिशिएट बोलते हैं। एक मिनट, रेवेन्यू डिफिशिएट, सरकार पैसा खर्च कर रहा है, परिसंपत्तियां नहीं बनाती। ठीक है, आगे बोल रहा है बजट में शामिल होता है, ये तीनों ही तरीके का बजट में शामिल होता है, बजट इंक्लूड, ये तीनों ही चीज जो है वो इंक्लूड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? ये तो बार बार पढ़े हैं ना हम लोग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है वो 30 का 30 एमसीक्यू हो गया और ये रहा उसका कुछ कुछ आंसर की। अगर आपको आंसर की देखना है तो आप आंसर की को यहाँ से देख सकते हो और इसका जो पीडीएफ होगा वो हम आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, वहां से जाकर के देख लेना। तो इस तरीके से हम लोग 150 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारा एमसीक्यू हम लोग पढ़ लिए, जिसमें 100 एमसीक्यू का दो दो सेट लेकर के आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए, साथ ही साथ 100 एमसीक्यू लेकर के आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए। इकोनॉमिक्स का 1 शॉट वीडियो पहले से अपलोडेड था, साथ साथ 2 नंबर और 5 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिए। और क्या चाहिए बोलो, इससे ज्यादा और क्या करें आप लोगों के लिए? सारा चीज हम बता दिए। ठीक है, आई होप आप लोग इतना करोगे और बाकी अगर कुछ हमको और इंपॉर्टेंट मिलेगा तो हम वो सारा चीज आप लोगों को जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जरूर पूछना।